हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने जा रहे हैं और ये एनएलएम के क्वेश्चन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एनएलएम में जो वेज एंड ब्लॉक प्रॉब्लम है या स्ट्रिंग पुली ब्लॉक वाला जो प्रॉब्लम है, उसमें कई बार ऐसा सिचुएशन बनता है कि दो इक्वेशन है, तीन अननोन है, तो एक एडिशनल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ती है। तो वो हमको स्थिति देखकर, सिचुएशन देखकर बताना पड़ता है कि ये दो बॉडीज़ जो हैं, इनके एक्सेलरेशन के बीच में ऐसा ऐसा रिलेशन होना चाहिए। तो उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, उनको अपन पहले पढ़ेंगे, तब एनएलएम का चैप्टर आप आराम से कर सकते हैं। तो कंस्ट्रेंड मोशन का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो बाधित गति। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधा या some specific rules to be obeyed during the motion. Specific rules to be obeyed. तो सिचुएशन में हम ये देख पाएंगे कि दोनों ब्लॉक के मोशन में किस प्रकार का एक रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपन उनकी वेलोसिटीज़ या उनके एक्सेलरेशंस के बीच में एक इक्वेशन, एक रिलेशन फॉर्म कर पाएंगे। तो कंस्ट्रेंट मोशन की सिचुएशन कितने प्रकार की हो सकती हैं जहाँ पर कि हम कुछ लिख सकें। वेज, ब्लॉक या पुली, स्ट्रिंग। तो देखिए, टाइप्स में आएगा पहला तो कंस्ट्रेंट ड्यू टू कॉन्टैक्ट। दो बॉडीज़ अगर कांटेक्ट में है तो हम कुछ कह पाएंगे। और दूसरा ड्यू टू इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग। टॉट मतलब टाइट, खिंची हुई। नो स्लैकनिंग इन दैट, कोई झोल नहीं है उसमें, टाइट है वो। तो कंस्ट्रेंट ड्यू टू कांटेक्ट, दो बॉडीज़ अगर कांटेक्ट में है तो उनकी वेलोसिटीज़ के बारे में, डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन जो कांटेक्ट सरफेस है, उस कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल के अलॉन्ग उनकी वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट्स के कंपोनेंट, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट इक्वल होंगे इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो पहले मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं। कंस्ट्रेंट ड्यू टू कॉन्टैक्ट, ये कहता है कि components of displacement or velocity or acceleration of bodies in contact taken along normal to contact surface must be equal in magnitude as well as direction। ठीक है, क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि देखिए, अगर ये मान लीजिए एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, ये हमें पता है कि हमेशा कांटेक्ट में रहेंगी। तो टेंजेंशियली ये जो कांटेक्ट सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस है गोरी वाली, ये कांटेक्ट सरफेस के अलॉन्ग इनकी डिस्प्लेसमेंट्स या वेलोसिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन इस कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, एक्सेलरेशन भी सेम होगा। किस डायरेक्शन में? कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में।
इनके डिस्प्लेसमेंट्स, वेलोसिटीज़ एंड एक्सेलरेशंस इक्वल होंगे। अब देखिए, मैं एक सिचुएशन बना रहा हूँ कि ये टेंजेंशियली भी मूवमेंट हो रहा है और नॉर्मली भी मूवमेंट हो रहा है, और इस प्रकार से मैं ये बॉडीज़ को मोशन करा रहा हूँ। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि टेंजेंशियली तो इनकी वेलोसिटीज़ अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ मेंटेन कर रहा हूँ इसमें कि इस हाथ को मैं जितना इधर लेके जाता हूँ उतना इसको इधर लेके आता हूँ, जितना इधर लेके जाता हूँ उतना इधर लेके आता हूँ। अगर ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलेंगे तो इनके बीच में सेपरेशन आ जाएगा, गैप आ जाएगा, जो कि नहीं आ रहा, कांटेक्ट में है। तो जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, दूसरा वाला भी, जितना ये चला उतना ये भी चला। तो अलॉन्ग द नॉर्मल देयर वेलोसिटीज आर सेम, बट टेंजेंशियली दे आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज़। तो मैंने क्या कहा कि दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो उनकी कांटेक्ट सरफेस पहले ढूंढिए कहाँ है, उसके नॉर्मल डायरेक्शन को देखिए, और ये जिधर भी इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो अकेले की, जैसे इधर भी कंपोनेंट है नॉर्मल के अलॉन्ग और टेंजेंशियली भी कंपोनेंट है, तो वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन है उसका जो कंपोनेंट है अलॉन्ग द नॉर्मल वो सेम होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस अलॉन्ग नॉर्मल है, मान लो ऐसी एक्स एक्सिस है, ये नॉर्मल है, तो जितना ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चलेगा उतना ये भी चलेगा। लेकिन वाई एक्सिस में दे में हैव टेंजेंशियली दे में हैव डिफरेंट वेलोसिटीज़, बट अलॉन्ग द नॉर्मल दे मस्ट हैव सेम वेलोसिटी कंपोनेंट। तो इसको एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ऐसी वेज है और एक ऐसी रॉड है, ये रॉड है, इधर वाला फेस ऐसा इंक्लाइंड ऐसे टच हो रहा है, इस वेज के इंक्लाइंड सरफेस से रॉड का ये सरफेस कांटेक्ट में है, ठीक है। रॉड कहाँ है, रॉड ये है और ये वेज है, ये एंगल क्या है, थीटा। ये एक स्मूथ सरफेस है वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। अब बताइए क्या होगा, कौन किधर चलेगा। तो ये अपने वेट के कारण अर्थ फोर्स लगा रही है, वेट के कारण रॉड नीचे आना चाहती है, तो ये नीचे आएगी तो इसको पुश करेगी, ऐसा ऐसा पुश करेगी वेज को। नॉर्मल रिएक्शन इनके बीच में ऐसी लगेगी, तो ये वेज इधर चलेगी लेफ्टवर्ड। तो आपको फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ वेज एंड रॉड। तो क्या करा मैंने कि पहले तो मैंने कांटेक्ट सरफेस बनाई जो कि इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल पर, थीटा, ये कांटेक्ट सरफेस है, और इस पर बनाया एक नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अब एक्चुअल वेलोसिटी ये आपको आंख से देखना पड़ेगी, ये कोई न्यूटन बताने नहीं आएगा कि कौन किधर चलेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा देखकर। तो ये एक्सेलरेशंस मार्क कर दो, ये एक्सेलरेशन है रॉड का और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वेज का, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। क्यों ऐसा कैसे बताया आपने, तो देखो ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा, और ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब क्या करना, इस AR के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो अलॉन्ग नॉर्मल और एक अलॉन्ग टेंजेंट यानी कॉन्टैक्ट सरफेस। इसी प्रकार से वेज का जो एक्सेलरेशन है उसका भी एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। तो ये वाले जो दो कंपोनेंट है ना अलॉन्ग द नॉर्मल वाले, इनको इक्वेट कर देना। तो AR का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, AR cos थीटा, और AW का इधर नॉर्मल के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा, उधर आएगा cos थीटा, इधर आएगा sin थीटा, तो ये आएगा AW sin थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि AR इज इक्वल टू AW tan थीटा।
तो मैंने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली, एडिशनल इक्वेशन फॉर्म कर ली एनएलएम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दोनों बॉडीज़ के एक्सेलरेशंस के बीच में, ए आर और ए डब्ल्यू के बीच में एक रिलेशन बना लिया। तो ये मेरा एक एग्जाम्पल हो गया इस पर। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। उसके पहले मैं मेथड बता दूं आपको, करना क्या है, स्टेप्स टू बी फॉलोड। पहली स्टेप क्या थी हमारी, अभी किया अपन ने, ड्रॉ कॉन्टैक्ट सरफेस एंड नॉर्मल टू इट। दूसरे स्टेप थी ड्रॉ एक्सीलरेशन वेक्टर्स ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। ठीक है, वो भी आपने आंख से देख के बना दिया। फिर तीसरी स्टेप में इक्वेट कंपोनेंट्स ऑफ above accelerations along normal to contact surface। बस ये 3 स्टेप हैं, आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। तो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। ये सीधा एर्डो का प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं। ऐसी एक रॉड है और यहाँ पर एक वेज है, ये ग्राउंड, ये एंगल थीटा। रॉड ये यहाँ पर ऐसे टच कर रही है, इंक्लाइंड सरफेस को टच कर रही है, और रॉड को अपन ने ऐसा सिचुएशन बना दिया, ऐसा कंस्ट्रेंट डाल दिया कि सिर्फ वर्टिकली ऊपर या नीचे जा सकती है, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकती रॉड। ठीक है, तो क्या होगा, कौन किधर चलेगा, इनकी वेलोसिटीज़ के बीच में रिलेशन लाओ। तो वेट के कारण रॉड नीचे आना चाहती है, रॉड इस पर ऐसा फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन किस पर, वेज पर। तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेज को नीचे ले जाना चाहता है, नीचे तो वो जा नहीं सकती, नीचे ग्राउंड से रिएक्शन आ जाएगी। ये जो कंपोनेंट होगा नॉर्मल रिएक्शन का, ये इसको इधर चलाएगा, तो ये वर्टिकली नीचे आएगी रॉड और वेज चलेगी राइटवर्ड। ये बात समझ में आ गई। तो मैंने ये मार्क कर दिया कि भाई ये नीचे आएगी और ये इधर चलेगी। अब इसकी वेलोसिटी है VR, इसकी वेलोसिटी है VW, इनके बीच में निकालना है मुझे रिलेशन। तो स्टेप नंबर 1 क्या कहती है, ड्रॉ कॉन्टैक्ट सरफेस। तो ये बनाया मैंने कॉन्टैक्ट सरफेस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, और ड्रॉ किया उस पर नॉर्मल। ठीक है, अब वेलोसिटीज़ को मार्क कर दीजिए। तो ये हो जाएगा VW, ये हो जाएगा VR। एंगल बताइए, तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। अब कंपोनेंट VW का कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। इधर वाला नॉर्मल के अलॉन्ग वाला कितना आएगा, VW साइन थीटा। और VR का ये वाला कंपोनेंट एक इधर आएगा कंपोनेंट और एक इधर आएगा, ऐसा होगा। तो जिधर थीटा है उधर VR cos थीटा। तो क्या रिलेशन आ गया हमारे पास, VR इज इक्वल टू VW tan थीटा। इस तरह से इनके वेलोसिटीज़ के बीच में एक्सेलरेशन हो गया। ऐसे अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो AR इज इक्वल टू AW tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा थोड़ी चेंज हो रहा है। VR का डिफ्रेंशिएशन AR, VW का डिफ्रेंशिएशन AW। इस तरह से VR और VW के बीच में आपने रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। ये एर्डो का प्रॉब्लम है, कितना सिंपल है। तो बस ये 3 स्टेप याद रखना। पहले कॉन्टैक्ट सरफेस बनाना, उस पर नॉर्मल ड्रॉ करना,
एक्सेलेरेशन दिया हो या वेलोसिटी के बीच में रिलेशन लाना हो, तो उनको पहले मार्क कर देना कौन किधर जा रहा है, और फिर उसका कंपोनेंट लेना किधर, अलोंग द नॉर्मल, और उनको इक्वेट कर देना, एक रिलेशन आ जाएगा। तो ये था मामला कांटेक्ट का, कि अगर दो बॉडी कांटेक्ट में हैं तो इस तरह का एक रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग के कारण क्या कह सकते हो? तो उसके पहले मैं एक सिचुएशन दिखाता हूं आपको। आप ही बताओ कि एक रिजिड रॉड है, रिजिड रॉड मतलब कि इस पर फोर्स लगाएं तो भी इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके जो दो एंड्स हैं ए और बी, इनकी वेलोसिटी कैसी भी हो सकती है, उसके बीच में कोई ख़ास बात होगी क्या? वेलोसिटी के बीच में कोई रिलेशन होगा क्या? तो ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तो देखो साहब, इस एंड की वेलोसिटी va का कंपोनेंट अलोंग द रॉड क्या होगा? va cos θ1। ये एंड a इस डायरेक्शन में va cos θ1 वेलोसिटी से शिफ्ट हो रहा है, और ये वाले एंड का vb वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? vb cos θ2। दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसा अलोंग द रॉड और एक ऐसा परपेंडिकुलर टू रॉड, ठीक है ना। ऐसे इसी प्रकार से इसके भी दो कंपोनेंट हैं। तो अलोंग द रॉड वाले जो कंपोनेंट है वो इक्वल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस रेट से ये इधर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है एंड ए, उसी रेट से इस एंड बी को भी राइटवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा, वरना लेंथ ऑफ रॉड विल चेंज, अदरवाइज लेंथ ऑफ रॉड विल चेंज। तो ये हमारी कंडीशन होती है हमेशा रिजिड रॉड के लिए। इसी प्रकार से ये स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग। टॉट है मतलब कि ये नज़दीक नहीं आ सकते इसके एंड्स, और इनएक्सटेंसिबल है मतलब दूर भी नहीं जा सकते। तो अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन बनाऊं कि ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये एक स्मूथ वर्टिकल रॉड है, यहाँ अपन ने इसको फिक्स कर दिया, एक रिंग है, ये R1 है, और एक रिंग यहाँ पर है, ये R2 है। अब ये एक इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और इस वक्त ये एंगल थीटा है। तो बताओ कौन किधर जाएगा? तो अपने वेट के कारण ये नीचे जाएगी, v2 वेलोसिटी से इस वक्त ये मूव कर रही है। तो ये धागा जिसमें आएगा टेंशन, इसको खींच के लाएगा। तो इस वक्त ये जो रिंग 1 है इसकी वेलोसिटी v1 है, रिंग 2 की वेलोसिटी v2, रिंग 1 की वेलोसिटी v1। तो v1 और v2 में कोई रिलेशन है क्या? तो हम ये कहेंगे साहब ये लेंथ जो है ना ये कांस्टेंट है, हमेशा ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी, तो इस मूवमेंट पर भी ये लेंथ कांस्टेंट है। तो ये वाला एंड इस डायरेक्शन में v1 cos थीटा से आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस एंड ऑफ स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग v1 cos थीटा है, और यहाँ पर भी अलोंग द स्ट्रिंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस v2 के। ये एंगल है थीटा, ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा, इसके सामने का अपोजिट एंगल ये 90 माइनस थीटा। तो मुझे ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी v2 का अलोंग द स्ट्रिंग, जिस रेट से ये एंड इधर अलोंग द स्ट्रिंग चल रहा है, v2 cos थीटा, क्या होगा? ये थीटा नहीं है, ये है थीटा, v2 sin थीटा, v2 sin थीटा अलोंग द स्ट्रिंग, और ये v1 cos थीटा अलोंग द स्ट्रिंग, ये सेम होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 sin थीटा। तो मेरे पास रिलेशन आया v1 इज इक्वल टू
v2 tan थीटा। अब जैसे मोशन स्टार्ट होगा ड्यू टू वेट, मासेस दिए रहेंगे, जैसे मोशन स्टार्ट होगा जस्ट उस मोमेंट पर अगर हम बात करें जब ये एंगल थीटा है कि उस वक्त एक्सेलरेशन क्या है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों रिंग्स के वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन लिख दिया। ये बात हमने इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग के केस में बात करी है। इनएक्सटेंसिबल है मतलब कि इसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती, और टॉट है मतलब कि ये दोनों एंड पास भी नहीं आ सकते। रिंग्स R1 R2 अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे अलोंग द स्ट्रिंग। तो अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये यहाँ पुली है, पुली से ये दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है, पुली को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है, और ये एंगल इस वक्त थीटा है। तो बताओ मोशन कैसा होगा? अपने आप अगर इसको छोड़ दें तो वेट के कारण ये नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी v2 होगी, तो ये धागा इसको खींचेगा, तो ये धागा खींचेगा टेंशन के कारण, ये किधर चलेगा? तो इसका सफिशिएंट वेट है, ऐसा नहीं कि हवा में ऐसा ऊपर चला जाएगा। इसको जैसे एक कोई जानवर है, मान लो बकरा है, उस बकरे के रस्सी बांधी हुई है गले में और अपन उसको खींच रहे हैं, तो वो आगे आएगा अपने पास। तो इसकी वेलोसिटी किधर होगी? इधर, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो आपको रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2 फाइंड करना है। तो हम ये कहेंगे कि इस स्ट्रिंग का ये वाला एंड v1 वेलोसिटी से चल रहा है इस मोमेंट पर, जिसका कि कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग v1 cos थीटा है, और ये वाला एंड जो है स्ट्रिंग का दूसरा, ये इस वक्त ऐसा नीचे v2 स्पीड से चल रहा है। तो अलोंग द स्ट्रिंग, यहीं पर देखना है अपने को, अलोंग द स्ट्रिंग इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट पूरा पूरा v2 है, तो v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2, ये इनके बीच में रिलेशन आ गया। ठीक है, एक और सिचुएशन इसी का भाई बन, देखो दो स्मूथ वर्टिकल रॉड्स हैं, उनको अपन ने फिक्स कर दिया। एक रिंग यहाँ है, इससे धागा बांध के चले, और ये धागा जो है इस रिंग में से होता हुआ और यहाँ बांध दिया। ये एंगल इस वक्त थीटा है। यह है रिंग 1, यह है रिंग 2। अब मान लीजिए कि ये रिंग है हैवी, तो ये नीचे आएगी, तो ये ऊपर जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है। तो और अगर ये भारी होगी तो ये नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट है। तो इनकी वेलोसिटीज़ के बीच में रिलेशन लाना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन velocities of rings। तो क्या किया जाए? तो मैंने मान लिया कि ये ऊपर जा रही है, इसकी वेलोसिटी है v1, ये ऊपर जा रही है तो ये नीचे आ रही है, तो इसकी वेलोसिटी है v2। इस मोमेंट पर जब ये एंगल स्ट्रिंग का इंक्लाइंड पार्ट का एंगल थीटा बना रहा है, तो इस एंड की वेलोसिटी v1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा? v1 cos थीटा। इस रेट से धागा इधर आ रहा है, ये धागा ये एंड इस डायरेक्शन में v1 cos थीटा से आ रहा है। इतना धागा छोड़ दिया ढीलापन ने ऐसे, वो ढील जो गई ना वो कहाँ जाएगी? इस वाले पार्ट में। वर्टिकल पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग विल इंक्रीज एंड द रॉड दिस रिंग टू विल कम डाउन। तो ये रिंग नीचे आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे कि v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2। ठीक है,
फिर से समझ लो, इस रिंग के ऊपर जाने से ये जो इंक्लाइंड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है ये थोड़ा कम हो जाएगा, ये नियरली हॉरिजॉन्टल होती जा रही है इंक्लाइंड पार्ट। तो ये जो इंक्लाइंड पार्ट है ये कम हुआ किस रेट से, v1 cos थीटा। और ये जो दूसरा एंड है इस इंक्लाइंड पार्ट का, इधर से धागा ऊपर जाएगा और जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये रिंग नीचे आएगी। तो ये धागा अगर v2 मीटर जाता है 1 सेकंड में तो रिंग भी v2 मीटर आएगी नीचे 1 सेकंड में। तो मैंने ये दो एंड पकड़े इसके, इस इंक्लाइंड पार्ट ऑफ स्ट्रिंग के, और इक्वेट कर दिया v1 cos थीटा को v2 से। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन देखिए कि ये एक पुली है और इस पर से ये धागा आया, यहाँ एक रिंग है, रिंग में से धागा गया, इस पर अपन ने कुछ मास लटका दिया ब्लॉक बी, और ये इधर सेम लेवल पर दूसरी पुली है और यहाँ पर ये ब्लॉक सी, और ये ब्लॉक का नाम रखा ए, और ये एंगल जो है इस मोमेंट पर थीटा है। ये बीचों बीच में रहेगी रिंग सिमेट्री से। तो अगर मान लो कि ये नीचे आ रहा है va वेलोसिटी से, ये भी नीचे आ रहा है vc वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी। तो सब ये ऊपर जाएगा, ये धागा नियरली हॉरिजॉन्टल होना है धीरे धीरे, तो ये ऊपर जा रहा है मान लो vb स्पीड से। ठीक है, मतलब अपन इस वाले पार्ट की बात करें तो ये जो पार्ट का स्ट्रिंग का एंड है ये vb स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा अलोंग द स्ट्रिंग vb cos थीटा। मतलब इतना धागा फ्री हुआ, ये एंड इधर खिसका कितना vb cos थीटा, और जितना खिसका उतना ये नीचे आ गया। इसी प्रकार से इधर से इस vb का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा vb cos थीटा। तो ये वाला जो इंक्लाइंड पार्ट है इट इज रिड्यूसिंग एट ए रेट vb cos थीटा, और ये वाला जो पार्ट है ये इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एट ए रेट vb cos थीटा। तो अंदर से कितना धागा बाहर जाने के लिए अवेलेबल है, इधर से vb cos थीटा, इधर से vb cos थीटा, तो 2vb cos थीटा धागा अपने को मिल रहा है और वो बाहर जा रहा है, थोड़ा इधर जा रहा है थोड़ा इधर जा रहा है। जैसे 10 सेंटीमीटर कम हुआ धागा 1 सेकंड में, 2 सेंटीमीटर अगर इधर गया तो 8 सेंटीमीटर इधर गया, तो टोटल कितना हुआ 2 + 8 10, और ये अंदर से कितना कम हुआ था 10। कुल मिला के इधर भी कम हुआ इधर भी कम हुआ, 2vb cos थीटा इक्वल टू va + vc। ऐसा अपन ने रिलेशन लिख दिया। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट लेना है अलोंग द स्ट्रिंग, और उससे ये समझना है कि स्ट्रिंग की लेंथ किस रेट से रिड्यूस हो रही है। ये वाला एंड इस डायरेक्शन में अगर vb cos थीटा से चल रहा है तो ये आगे भागेगा, और जितना रेट से ये इधर जाएगा उतना ही धागा अपने को इधर अवेलेबल हो जाएगा निकल के बाहर। ठीक है, फिर अगर मान लो मासेस ए और सी के बराबर हैं, दोनों सेम स्पीड से नीचे आ रहे हैं, तो vb कितना हो जाएगा, vb हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया दोनों की स्पीड सेम है v0, इसकी भी v0 है, मान लिया मैंने, इसकी भी v0 है, तो vb कितना हो जाएगा v0 cos थीटा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा v0 sec थीटा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने तो जनरल बता दिया ए बी सी लिख कर, अलग अलग भी हो सकते हैं ए बी सी। सिंपल, थोड़ा सिंपल करेंगे तो वो वी ए और वी सी को इक्वल करके बता देंगे। अगर मान लो कि ये धागा इधर फिक्स होता, ये रिंग में से गया ये धागा, ये पुली सेम लेवल पर, और इधर एक ब्लॉक है बी, और यहाँ इस रिंग से एक ब्लॉक बंधा है ए, ये एंगल मान लो थीटा है। अब क्या करेंगे, तो अगर ये बी नीचे आ रहा है वी बी से और ये ऊपर जा रहा है
वी ए स्पीड से इस मोमेंट पर, तो वी ए और वी बी में रिलेशन बताना है। तो देखो इस रिंग के वी ए मीटर पर सेकेंड से ऊपर शिफ्ट होने के कारण इस वाले इंक्लाइन पार्ट में रिडक्शन होना है, किस रेट से, वी ए कॉस थीटा। और इसी प्रकार से इस डायरेक्शन में भी, इस इंक्लाइन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग में भी लेंथ कम होगी, किस रेट से, वी ए कॉस थीटा। तो अंदर वाले दोनों सेक्शन में टोटल मिलाकर कितना रिडक्शन हुआ, 2VA कॉस थीटा। और वो धागा कहाँ गया, वो इसको मिल गया नीचे आने के लिए। तो बताओ VA कितना हुआ, VB/2 सेक थीटा। ऐसा हो जाएगा क्योंकि धागा अब एक ही तरफ निकल रहा है पूरा। तो ये सिचुएशन हुई। स्ट्रिंग के लिए एक और बढ़िया मेथड है। स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए एक और बढ़िया मेथड है। देखो कुल मेथड कितनी है, एक तो है वर्चुअल वर्क मेथड, मतलब आंख से देखकर, नहीं विजुअल, पहले अपन विजुअल लेते हैं, पहले विजुअल लेते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन मेथड, मतलब आंख से देखकर विजुअली इंस्पेक्ट करके बताना है, जैसा कि अभी हम बता रहे थे। दूसरा है इफेक्टिव लेंथ मेथड, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, या तो विजुअल से आप देख लो, दिख जाए तो बढ़िया है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आता कि एकदम दिख जाए, तो फिर आप वर्चुअल वर्क मेथड यूज़ करो। जैसा कि मैं लिखते लिखते लिख गया था ना, वर्चुअल वर्क मेथड, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। ये वाली बेकार है, ये दोनों अच्छी हैं। पहली वाली क्या है, आँख से देख कर बता दो। अगर बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होगा तो विजुअल इंस्पेक्शन से बता दोगे आप, अदरवाइज वर्चुअल वर्क मेथड बहुत बढ़िया है। वर्चुअल वर्क मेथड और विजुअल इंस्पेक्शन मेथड, तो मैं दोनों से आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इससे आप मत ही करो अभी, क्योंकि इसमें उलझने से कोई मतलब नहीं। ये तो साल भर अगर आपको पढ़ना होगा, ईयर लॉन्ग कोर्स, तो उसमें फिर इसके ऊपर अपन काम करते हैं। तो इसमें क्या करना, विजुअल इंस्पेक्शन मेथड से मैं बताता हूँ। विजुअल इंस्पेक्शन मेथड में क्या करते हैं कि एक ब्लॉक को अपन ने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऐसे ही मन से, और फिर विजुलाइज किया कि जो इसके साथ अटैच दूसरा ब्लॉक है वो कितना शिफ्ट होगा, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है। जैसे कि मैंने कहा, एक ऐसा पुली है, इसके ऊपर से गया है इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये ब्लॉक A और ये ब्लॉक B। अब एक भारी है, एक हल्का है, ऐसा हो सकता है। तो मान लो कि ये नीचे शिफ्ट होता है थोड़ा सा, तो बताओ इसका क्या होगा, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा। कितना, उतना ही होगा, जितना ये नीचे आएगा उतना ही वो ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ये कांस्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल है और टॉट है। तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में रिलेशन, कि मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों नीचे आ सकते हैं क्या, नहीं। दोनों ऊपर जा सकते हैं क्या, नहीं। एक नीचे आएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आया VA इज इक्वल टू माइनस VB। एक और बार डिफ्रेंशिएट करा तो ये आया AA इज इक्वल टू माइनस AB। एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन आ गया। और ये जो भी कुछ आपने देखा, ये ग्राउंड फ्रेम में हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये इस पुली ने देखा, इस पुली के रेफरेंस में है ये। सोचो ज़रा, ये पुली देखेगी कि जितना ये नीचे जा रहा है उतना ये ऊपर आ रहा है। तो इस माँ की नज़र से देखो कि करण जितना नीचे जाएगा अर्जुन उतना ऊपर आएगा। पर मान लो कि अगर एक और सिचुएशन देखते हैं। ये जो माँ, करण और अर्जुन है, ये जो है इस लिफ्ट में होते, जो कि स्वयं ऊपर जा रही है, मान लो एक्सेलरेशन AL, और इस वक्त इसकी वेलोसिटी है VL। कौन से फ्रेम में,
ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है ना। और यहाँ पर है आपकी पुली, और यहाँ ब्लॉक ए और यहाँ ब्लॉक बी। तो देखो पुली जो देखेगी ना, पुली तो यही देखेगी कि ये अगर ऊपर आ रहा है रिलेटिव टू पुली, एक्सेलेरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू पुली या लिफ्ट, ये ऊपर है, और ये एक्सेलेरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू पुली नीचे है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो ए विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट और ए बी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है। अगर ग्राउंड फ्रेम में आपको लिखना है तो फिर आपको इसको ऐसा लिखना पड़ेगा कि इसमें वी ए जी इज इक्वल टू वी ए पी, सॉरी ए जी इज इक्वल टू ए पी प्लस ए पी जी, ये वाला फार्मूला लगा के। और इसी प्रकार से उसको भी आप जब निकालोगे ग्राउंड फ्रेम में तो ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये पुली देख रही है कि ये ऊपर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये लिफ्ट स्वयं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी ग्राउंड फ्रेम में क्या होंगे। तो अपन लिखेंगे, जैसे मान लो अपवर्ड पॉजिटिव लिया अपन ने, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली कितना है +2, और पुली का कितना है +3, तो ये कितना हो गया +5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका नीचे की तरफ है -2 और पुली का ऊपर की तरफ है +3, तो ये हो जाएगा +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्राउंड फ्रेम एक्सेलरेशन। तो ये जो अपन ने रिलेशन लाया ना कि जितना ये नीचे जाएगा उतना वो ऊपर जाएगा, ये इस पुली के रेफरेंस फ्रेम में है भाई। पुली अगर ग्राउंड फ्रेम में स्टेशनरी है जैसे वहाँ थी, तो जो रिलेशन आया था वो ग्राउंड फ्रेम में था। लेकिन अगर ये पुली मूविंग है तो ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन अलग से निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये पुली जो भी देखेगी वो पुली के रेफरेंस फ्रेम में जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे जाएगा, ऐसा अपन लिख सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ, पहली वाली मेथड विजुअल इंस्पेक्शन मेथड। विजुअल इंस्पेक्शन मेथड में क्या करते हैं, एक ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और फिर देखो कि दूसरे ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, उनका आपस में कोई बीच में रिलेशन है क्या। अगर है तो लिख दो, उसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा, और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशंस में रिलेशन आ जाएगा। अब देखिए एक सिंपल केस लेता हूँ, विजुअल इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ। अभी भी मैंने विजुअल इंस्पेक्शन की ही बात करी थी। ये देखिए, ये फिक्स है यहाँ पर। अब क्या होगा, ये अगर नीचे आएगा तो ये पुली भी नीचे आएगी, क्योंकि इसके ऊपर से धागा गया है। 2 धागे हैं इस बार, एक धागा तो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा धागा इस पुली के एक्सल से इस ब्लॉक ए तक है, ठीक है ना। तो अगर ये नीचे आता है VB से तो ये ऊपर जाएगा VA स्पीड से। इनके बीच में रिलेशन लाना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन VA एंड VB। तो विजुअली इंस्पेक्ट करो। तो मैंने ये कहा कि अगर ये A ऊपर जाता है, VA ऊपर जाता है, तो ये पुली का एक्सल VA नीचे आएगा। पुली का एक्सल अगर VA नीचे आएगा तो 1 सेकंड में VA मीटर नीचे आया ये पुली, तो इधर से भी VA धागा फ्री होगा, इधर से भी VA धागा फ्री होगा, और ये इधर इस ब्लॉक को मिल जाएगा नीचे आने के लिए। तो ये VB = 2VA हो जाएगा, VB = 2VA हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो AB = 2AA हो जाएगा। विजुअल इंस्पेक्शन से बता रहा हूँ।
वर्चुअल वर्क मेथड भी समझ लो, दो ही तो मेथड हैं। वर्चुअल वर्क मेथड से भी इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। वर्चुअल वर्क मेथड क्या कहती है कि वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, आभासी, कि टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स टॉर्क टेंशन, टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0। सम टोटल ऑफ वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक्स इज इक्वल टू 0। इंटरनल फोर्स टेंशन से कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, वो तो ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है कि ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, ए ऊपर जा रहा है, तो इसमें पॉजिटिव वर्क डन किया ग्रेविटी ने, उसमें नेगेटिव वर्क डन किया। वर्क डन किसने किया? ग्रेविटी ने किया। तो वर्चुअल वर्क मेथड क्या कहती है? वर्चुअल बोले तो वर्क डन तो हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि टेंशन ने फोर्स लगाकर ब्लॉक ए को ऊपर ले गया, तो वर्चुअल वर्क है ये, वर्चुअल वर्क मेथड। इसमें क्या करना है? सम टोटल ऑफ वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें स्टेप्स क्या होंगी? तो इसमें स्टेप होगी कि सबसे पहले तो टेंशन मार्क करो। तो मैंने इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। इसमें टेंशन अगर T है तो इस वाले में टेंशन कितना होगा? 2T, इसमें 2T। अब आपको एक डायरेक्शन कोई सी भी पॉजिटिव लेना है, कोई सी भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। तो मान लो कि ये नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर मान लो SB है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर ऐसे है। ये ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, तो ठीक है, वो नेगेटिव आ जाएंगे एक दूसरे के। मैं तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ऐसे SB। अब देखो साहब, इस टेंशन ने इस ब्लॉक पर वर्क डन किया ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? F.S मतलब F/S cos थीटा, और अगर ये थीटा पाई हो तो cos पाई इक्वल टू -1 होता है। तो इस 2T ने नीचे है डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क डन किया वो -2T ऐसे लिखेंगे अपन, और इस T ने जो यहाँ B पर वर्क डन किया वो भी माइनस में होगा क्योंकि अपोजिटली डायरेक्टेड है। ये टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो -TSB इज इक्वल टू 0। टोटल नेगेटिव वर्क डन 0 है। डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, टेंशन ऊपर, दोनों वर्क डन नेगेटिव हैं। अब T से T हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2SA प्लस SB इक्वल टू 0, मतलब SB इक्वल टू -2SA वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो इसका मतलब कि अगर ये ऊपर जाएगा x तो ये नीचे आएगा 2x, ऐसा रिलेशन आ रहा है। डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटीज में भी रिलेशन आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। वहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म में थोड़ी लिखा था, अपन ने मैग्नीट्यूड लिखी थी वहाँ। तो ये आँख से देख के बता दिया था कि एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन रहेगा, और ये आपको पक्का वेक्टर फॉर्म में आंसर देगा। तो ख़त्म हो गई बात। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो दो मेथड हैं, एक है विजुअल इंस्पेक्शन और एक है वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड में टेंशन मार्क करना, डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना क्योंकि वो आंसर वेक्टर फॉर्म में देने वाला है, और फिर वर्क डन, सभी ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट उस पॉजिटिव डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा ऐसे SB मान लेना, और फिर जो है वर्क डन निकालना ऑन ईच ब्लॉक और सम टोटल उसका 0 कर देना। तो मैं एक सिचुएशन दिखाता हूँ कि ये ब्लॉक A हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल सकता है, और ये एक पुली है जो कि इस प्रकार से स्ट्रिंग इसके ऊपर से गई हुई है, और यहाँ पर ये ब्लॉक है, ठीक है। तो भाई बताओ मोशन कैसा होगा? तो B अपने वेट के कारण नीचे आएगा, तो A इधर चलेगा, तो ये नीचे आ रहा है, इसकी वेलोसिटी है मान लो VB,
या इसका एक्सेलरेशन है मान लो ए बी, न्यूटन लॉ अपन जब लगाएंगे तो एक्सेलरेशन निकालने पड़ेंगे। एक्सेलरेशन है ए बी, एम एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे ना, तो मास वास दिया रहेगा ब्लॉक्स का, तो एक्सेलरेशन निकलवाएंगे वो, तो अपन एक्सेलरेशन लेके चलते हैं, तो ये इधर आएगा। तो बताओ इनके एक्सेलरेशंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो विजुअल इंस्पेक्शन से देखो कि ये अगर नीचे जाती है पुली कितना ए बी, ये धागा तो ये क्लैम्प तो फिक्स लेंथ का है ना, तो ये अगर नीचे जाती है ए बी तो ये नीचे आ गई साहब पुली। तो अब धागा यहाँ से यहाँ नीचे से घूम के फिर ऊपर जाएगा, तो इधर ए बी मीटर और इधर ए बी मीटर धागा चाहिए, वो कहाँ से आएगा, तो ये सप्लाई करेगा, तो ये 2AB के बराबर होना चाहिए इसका डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास सीधा रिलेशन आ गया AA इज इक्वल टू 2AB। समझे। अब आप बिल्कुल मैथमेटिकली जाएंगे, थ्योरेटिकली जाएंगे, तो मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ कि अगर ये x नीचे आएगा, तो यहाँ पर x प्लस x 2x धागा चाहिए होगा, तो इसको 2x खसकना पड़ेगा। तो ये अगर चलता है x तो ये चलता है 2x, तो इसकी वेलोसिटी अगर v तो इसकी वेलोसिटी 2v, इसका एक्सेलरेशन अगर a तो इसका एक्सेलरेशन 2a, इस तरीके से लिखेंगे। तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, AA इज़ ग्रेटर देन AB, इट इज़ ट्वाइस ऑफ AB, ऐसे लिख लो। फिर और कोई बात इसमें विजुअल इंस्पेक्शन में, तो साहब वो विजुअल इंस्पेक्ट हो तो जाता है, लेकिन कभी अगर नहीं हुआ कोई किसी क्वेश्चन में तो फिर वर्चुअल वर्क मेथड लगाना। कैसे लगाना, तो देखिए ये अपना ब्लॉक है A, ये यहाँ से धागा आया, ये पुली, यहाँ पर ये फिक्स और ये B। तो अपन ने माना कि इसकी ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, अगर इधर आता है मेरा एक्सेलरेशन तो मैं पॉजिटिव मानूंगा, और इधर आता है तो मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा। वो तो दिख ही रहा है अपने को ऐसा आने वाला है। अब तो खाली मैग्नीट्यूड बता दो आप बस। तो देखो यहाँ पर अगर टेंशन T है और यहाँ पर टेंशन 2T हो जाएगा, अगर यहाँ T है तो यहाँ 2T हो जाएगा। तो अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट माना SB, और इस पॉजिटिव डायरेक्शन को लेते हुए इसका डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा SA। तो इस ब्लॉक पर टेंशन ऐसा लगा T, और इस ब्लॉक पर टेंशन ऊपर लगा 2T। तो वर्क डन कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो cos 0 1 T डॉट SA, और वहाँ -2T SB इज इक्वल टू 0, T से T कट गया, तो SA इज इक्वल टू 2SB। दो बार डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही रिलेशन आ गया AA इज इक्वल टू 2AB। ये वर्चुअल वर्क मेथड हो गई। देखो SC वर्मा में एक प्रॉब्लम है ऐसा, ये ब्लॉक A है, यहाँ पर अपन ने एक ही ब्लॉक लिया था, एक तरफ फिक्स कर दिया था इधर से, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करा, इसको अपन ने 2 ब्लॉक लगा दिए। अब इनके एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन लाना है। तो मान लो कि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका डिस्प्लेसमेंट SA, इसका डिस्प्लेसमेंट SB, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब जो नेगेटिव आएगा वो समझ लेंगे कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। टेंशन मार्क किया, इसमें T, इसमें T, तो इसमें 2T, इसमें 2T। तो अब वर्क डन लिखना है मुझे। तो देखो A का डिस्प्लेसमेंट नीचे है और फोर्स 2T ऊपर लग रहा है, तो मैं A के लिए वर्क डन लिखूंगा -2T SA। इसी प्रकार से B की बात करूं तो T ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, -T SB, और इसका भी -T SC इज इक्वल टू 0। T से T कट गया, तो क्या बचा, 2SA प्लस SB प्लस SC इज इक्वल टू 0।
इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करा तो क्या आया 2AA प्लस AB प्लस AC इक्वल टू 0। जो ये डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड दिखा ना, ये अपनी अपनी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माना हुआ ये वेक्टर के रूप में रहेगा, तो ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन देखकर अपन कह सकते हैं कि तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। तीनों पॉजिटिव होंगे तो उनका सम 0 कैसे होगा? तो कम से कम एक नेगेटिव होना ज़रूरी है इसमें। मतलब अगर ये दोनों नीचे आ रहे हैं SB और SC, तो इस SA को ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि A भी नीचे आ रहा है, B भी नीचे आ रहा है, C भी नीचे आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। B और C अगर नीचे आ रहे हैं तो A ऊपर जाएगा, कम से कम एक इसमें नेगेटिव होगा ही। इस प्रकार से अपन ने ये रिलेशन लिख दिया। एंड लास्ट क्वेश्चन, कि मान लो यहाँ ये वेज है और ये ब्लॉक है और ब्लॉक कहाँ है? यहाँ। या इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ कि मेथड समझ में आए आपको। तो मैंने क्या करा कि ऐसा करा। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है भाई, है मेथड समझना, कंसेप्ट समझना इसका। ये एंगल थीटा है, ये ब्लॉक है, ये वेज है, इस एंगल से कोई मतलब ही नहीं है। मान लो कि मैं कहूँ कि अब बताओ क्या होगा, तो ये ब्लॉक बी जो है अपने वेट के कारण नीचे आएगा, ब्लॉक बी अपने वेट के कारण नीचे आएगा, तो इसको धागा चाहिए, तो ये वेज राइटवर्ड मूव करेगी। ये फिक्स सरफेस है, ये नीचे फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। तो मान लो कि वेज इधर चलती है और इसका वेलोसिटी है VW, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा VB। इसके लिए इसको चलना जरूरी है VW। तो बताओ VW और VB में रिलेशन क्या है? फाइंड रिलेशन बिटवीन VB एंड VW। बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, चुटकियों में हो जाएगा अगर आपने वो विजुअल इंस्पेक्शन मेथड जो मैंने बताई थी रिजिड रॉड वाले केस में वो समझा है। तो इसमें क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, टॉट है, तो ये एंड इधर चल रहा है इधर, तो उससे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ कम हो रही है। और ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये तो मूविंग है नहीं, पुली तो यहाँ बंधी हुई है, तो ये पुली तो मूव नहीं कर रही। ये धागा इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, और ये पुली भी चल रही है। किस स्पीड से? वेज की स्पीड से, क्योंकि ये वेज के साथ अटैच्ड है। तो इस वाले एंड को इधर चलने के कारण इस VW का कंपोनेंट इधर VW cos थीटा आएगा, और ये VW। तो इंक्लाइन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज रिड्यूसिंग एट ए रेट VW cos थीटा, एंड दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज रिड्यूसिंग एट ए रेट VW। तो ये कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, ये दोनों पार्ट की लेंथ कम हो रही है, तो वो कहाँ जाएगी? तो वो धागा यहाँ इस ब्लॉक B को मिल जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। तो VB कितना नीचे आया? जितना ये और ये मिलके कम हुए, कितना? VW प्लस VW cos थीटा, मतलब VW 1 प्लस cos थीटा। ऐसा ये VB आ गया, ये VB और VW में रिलेशन आ गया। इस तरीके से दो तरह के कंस्टेंट अपन ने पढ़े, ड्यू टू कॉन्टैक्ट एंड ड्यू टू इनएक्सटेंसिबल टॉट स्ट्रिंग, जो कि अपने को NLM में काम आते हैं। आज के लिए बस इतना। लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। अगला लेक्चर आज ही फिर से मिलने वाला है NLM के ऊपर। थैंक यू।